ज़मीर साहब, मेरा सवाल वही है आपसे कि क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को इस बात की कोई भनक नहीं लगी कि ऐसा कोई हाईजैक होने जा रहा है? बलूचिस्तान के जो हालात हैं उससे अगर आप वाकिफ हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होगा, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। तकरीबन 44% ज़मीन है बलूचिस्तान की, जबकि सबसे कम आबादी बलूचिस्तान की है। इस वक्त भी जिस जगह पर ये हादसा हुआ है ये तकरीबन कोई 50 किलोमीटर दूर है दोनों स्टेशन से, जहां पर सिर्फ बजरिया मोटरसाइकिल ही एक्सेस हो सकती है, अदरवाइज कोई एक्सेस नहीं है। इस वक्त भी ऑपरेशन जो शुरू किया गया था कल, तो वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए पहले वहां पर पाक फौज के जवान पहुंचे थे और उसके बाद फिर ऑपरेशन शुरू किया गया था। और दूसरी बात ये कि ये जितने भी इस वक्त बीएलए के लोग हैं ये सारे के सारे पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ों में उनका पूरा नेटवर्क है। वहां पर जो मकामी आबादियां हैं, छोटे छोटे देहात हैं, वहां से उनको सपोर्ट मिलती है, क्योंकि जो लोग उनको सपोर्ट नहीं करते तो फिर ये उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनके लोग मार देते हैं, लिहाजा वो मजबूरन उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो वहां की सूरत हाल बहुत ही पेचीदा, बहुत ही मुश्किल है, जिस वजह से वहां पर जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो पूरी तरह से उस तरह से कारआमद नहीं है जैसे कि होना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस का सारा नेटवर्क शहरी आबादियों में, ये जो देही और बलूचिस्तान के जो दूर दराज पहाड़ी इलाके वहां पर नेटवर्क तो मौजूद है इंटेलिजेंस का, लेकिन इतना कारआमद या इतना एक्टिव नहीं है जिससे इस तरह की किसी भी घटना को इब्तदाई तौर पे जांच लिया जाता। और इन केस अगर जांच भी लिया जाता तो इतनी बड़ी ट्रेन की सुरक्षा करना मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं था। इसमें जरूरी ये था कि पाकिस्तान फोर्सेस को या जो एडमिनिस्ट्रेटिव बलूचिस्तान गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये बात समझना चाहिए थी। साहब, मैं लौटूंगी आपके पास कि इतनी बड़ी ट्रेन की सुरक्षा करना आसान नहीं था, ऐसा आप कह रहे हैं, इसी बात पर मैं लौटूंगी। लेकिन अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए। अहमद साहब, क्या दावे अलग अलग किए जा रहे हैं? पाकिस्तान सरकार कुछ कह रही है, बीएलए कुछ कह रहा है, असल में स्थिति क्या है? कितने बंधक हैं वहां पर और कितने पाकिस्तानी जवानों को मारा है आपने, माफ कीजिए, बीएलए ने? देखें, मैं एक अर्ज करूंगा सबसे पहले कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। ये पाकिस्तान की फौज ने इंतहाई जालिमाना इक़दामात बलूचिस्तान में किए हैं। ये आज की बात नहीं है। सबसे पहले जो फौजकुशी बलूचिस्तान में हुई थी 48 में, मार्च में, उस वक्त जिन्ना खुद मौजूद थे और उनके कहने पे अटैक हुआ था कलात पर, और उनके ऑर्डर पे सबसे पहले जो है न्यूज़ बॉयकॉट हुआ था। बलूचिस्तान में जो न्यूज़ बॉयकॉट आज तक जारी है ये जिन्ना साहब की ऑर्डर थे। तो ये मुसलसल ख़राब से ख़राब हालात होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो GHQ में जो बैठे हुए हैं जनरल, देखें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये 4 इलाके हैं पोटोहार के, अटक, चकवाल, झेलम और रावलपिंडी। यहाँ के जनरल इन्होंने पूरे इलाके में, हमारे बलूचिस्तान में, आपके कश्मीर में, वहाँ अफ़गानिस्तान में, हर जगह ये आग की होली खेल रहे हैं। देखें, इन्होंने आज तक हमारे 5,500 नौजवान जिनके दिलों में आज़ादी के दिए जलते थे उनको इन्होंने गायब किया हुआ है। उनके माएँ बहनें रोडों के ऊपर 18 साल से 20 साल से चिल्ला रही हैं और ये लोग उनको धमकी देते हैं कि आप रोडों से हट जाएं वरना हम आपके साथ बलात्कार करेंगे। देखें, ये जब इतना हद तक आप ज़्यादती करते हैं तो ये कह रहे हैं कि भाई लोगों को, हमारे ये दोस्त जो इस्लामाबाद वाले हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये बीएलए वाले लोगों को डराते हैं। ये ऐसी बात नहीं है जी। लोग सारे के सारे इनके साथ हैं। हमें कोई मैं आपको सही बताएं, मैं खुद पर्सनली तो 47 के भी बंटवारे के खिलाफ था। मुझे और कोई बंटवारा ज्यादा पसंद नहीं है जी। लेकिन ये तो आपके फौज जनरलों ने आज मकाम वहां तक पहुंचा दिया है। ये चाहते हैं कि इनको ग्वादर पोर्ट मिल जाए। मैं इनके जनरलों से कहना चाहता हूं
کہ اگر آپ کو پاکستان اس نقشے میں چاہیے تو آپ گوادر کو بھول جائیں۔ ٹھیک ہے ضمیر صاحب، آپ جواب دیجئے، اگر پاکستان آپ کو نقشے میں چاہیے تو آپ کو یہ سب چیزیں سدھارنی ہوں گی۔ دیکھیں، اس کا جواب تو گورنمنٹ آف پاکستان دے سکتی ہے، لیکن میں ایک صحافی کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں سے بالکل زیادتی ہوئی ہے، بلوچستان کے حقوق غصب کیے گئے ہیں، اور بلوچستان کے ساتھ جتنا کہا جائے اتنا ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہیں۔ لیکن دوسری جانب اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ شہید اکبر بگٹی کے بعد وہاں پہ جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس پہ دو چیزیں بالکل کھل کر سامنے آئی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ محروم ہیں، جن کے حقوق غصب کیے گئے تھے، وہ سول سوسائٹی کے طور پہ یا دیگر پلیٹ فارمز پر احتجاج کرتے تھے۔ دوسری جانب وہ مسلح جدوجہد ہے جس کو اب انٹرنیشنل جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے انہوں نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ کیا میرے یہ دوست اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے کہ بلوچستان کو پوری طرح سے سپورٹ مل رہی ہے افغانستان سے، یا پھر افغانستان میں جو ٹریننگ کیمپس ہیں جو کہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں وہ پوری طرح سے ان کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ کیا بی ایل اے بلوچستان کے معصوم لوگوں کو مارنے میں ملوث نہیں ہے؟ کیا بی ایل اے نے بلوچستان میں مختلف کبھی ٹرین میں، کبھی مارکیٹ میں، کبھی کسی عام جگہ پر اٹیکس نہیں کیے؟ کیا کوئی خودکش بم دھماکے، کوئی اس طرح کی کارروائیوں میں بی ایل اے شامل نہیں رہی ہے؟ بالکل رہی ہے۔ دیکھیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کا ری ایکشن بھی ہوتا ہے، لیکن اس ری ایکشن کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ مظلوم اور بے گناہ لوگوں کو ماریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو پروٹیسٹ ہے یا آپ کی جو جدوجہد ہے وہ بالکل جائز ہے، اس کو ہونا چاہیے، لیکن اس کا قطعی طور پہ یہ مقصد نہیں ہے کہ عام اور معصوم بے گناہ لوگ جو ہیں ان کو آپ شہید کریں، ان کے اوپر آپ مظالم کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس آج بھی وہی رستہ موجود ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں اور پوری طرح سے سیولائز ہو کر پروٹیسٹ کریں۔ جی دیکھیں، جس طرح کی آپ ابھی بات کر رہے ہیں، میں آج بڑی کھل کے بات کروں، شاید پاکستان کے جرنلسٹ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہوں گے، کہ بلوچستان میں جب 2008 میں حقوق بلوچستان کے نام پر، آغاز حقوق بلوچستان کے نام پہ پروگرام شروع کیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، تو اس کے بعد وہاں کی جو نیشنلسٹ تھے ان کو گورنمنٹ دی گئی تھی بلوچستان کی، اور محمد مالک اور دیگر جو لوگ تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ہائی بلوچ صاحب جو اور دیگر جو لوگ تھے ہمارے دوست، وہ بالکل نیشنلسٹ تھے جو بلوچستان کے لوگوں کی بات کرتے تھے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جتنے مظالم آپ گنوا رہے ہیں اس میں آدھے سے زیادہ مظالم آپ کے بلوچوں نے ہی آپ پہ کیے ہیں، آپ کے بلوچ سرداروں نے ہی آپ پہ کیے ہیں۔ اس وقت بھی آپ کے جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے یہ وہی سرفراز بگٹی ہیں جو اس وقت مشرف کیبنٹ میں شامل تھے، اور انہوں نے جب مشرف نے اس کو اٹیک کیا تھا شہید اکبر بگٹی کو، تو اس وقت وہ وزیر داخلہ تھے بلوچستان کے۔ تو آپ اس بات کو مانیں کہ آپ کے اوپر جو مظالم کیے گئے اس میں سب سے زیادہ جو ہاتھ ہے وہ آپ کے بلوچ سرداروں کا ہے، نہ کہ باقی لوگوں کا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو اس وقت رستہ اختیار کیا ہے یہ میری نظر میں بالکل درست نہیں، کیونکہ میں نے کبھی بھی مسلح جدوجہد کو سپورٹ نہیں کیا، لیکن ہم تمام ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہ اپنے حقوق کے لیے، اپنی جائز مطالبات کے لیے اپنی آواز بلند کرتے ہیں، ہم ان کو کھل کر سپورٹ کرتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ دہشت گردی اور حقوق کی جو جنگ ہے اس کو الگ الگ دیکھنا چاہیے، نہ کہ دونوں کو ملا دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، عمر صاحب پر جاتے ہیں۔ عمر صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی ایل اے کے ملیٹنٹس نے جو کیا عام لوگوں کو ڈھال بنا کر وہ صحیح ہے؟ دیکھیں جی، جب جنگ ہوتی ہے اس میں کیجوالٹیز ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میں بحیثیت انسان کے، میرے لیے پنجابی، بلوچ، ہر کوئی سب سے پہلے انسان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سیپریٹسٹ، ہم سیپریٹسٹ نہیں ہیں۔ یہ جو پنجاب کے یہ جو جنرل مسلمان جہادی ہیں یہی سب سے بڑے سیپریٹسٹ ہیں، یہی اپنے سکھوں سے نہیں بنتے ہیں، یہی اپنے پنجابی ہندوؤں سے نہیں بنتے ہیں۔ ان کے دماغ میں انڈیا کے خلاف جہاد ہے، ان کے دماغ میں دلی پہ پاکستان کا پرچم لہرانا ہے، ان کے خواب میں جو ہے کشمیر پنجاب کا دوسرا ایک صوبہ بننا ہے۔ دیکھیں، یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ہمارے سوسائٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کو تو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے۔ جس طریقے کے انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، انہوں نے اپنا حق اپنے آپ خود سرنڈر کر لیا ہے۔ لیکن احمد صاحب، کیا اس طریقے کے آندولن کر کے، اس طریقے کے ہائی جیک کر کے آپ کا یہ بدلہ پورا ہو جائے گا اور جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ مل جائیں گی؟
देखें, मैं कभी भी किसी भी किस्म से वायलेंस को मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा, चाहे वो स्टेट के तरफ से हो, चाहे मेरे हमारे अपने लोगों के तरफ से हो। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, एक बेवा, चाहे वो पंजाबी हो या हो जो बलोच हो बेवा, एक यतीम चाहे वो पंजाबी हो या वो बलोच हो, वो मेरे लिए एक ही है। समझ रहे हैं? मैं इंसान का दिल रखता हूं, मैं जो हूं कोई तंग नजर नहीं हूं, लेकिन इस सारा का सारा जो गड़बड़ है, इनको भी मालूम है आज तक पाकिस्तान में बालादस्ती जो है फौज की है जी। हमें सिविलियंस के साथ कोई लड़ाई नहीं है। ये सिविलियंस को छोड़ें कि आपस में बात करें, ये नहीं छोड़ते हैं। इनके देखें, सिविलियन में एक अच्छा लीडर जो नवाज शरीफ था, उनको उन्होंने खुले लाइन बनाया हुआ है। तो उनके जो छोटे भाई हैं, जो आर्मी जो जनरल हैं, उनके जो बंदर के तरह उनके डुगडुगी पे नाचने पे तैयार हैं, उनको उन्होंने वजीर आजम, इन्होंने हुकूक बलूचिस्तान की बात की। मैं आपसे, मुझे सब कुछ पता है, मैं बलूचिस्तान का बंदा हूं। परवेज कियानी ने ये कहा जरदारी साहब से कि आप जो हैं, बलूचिस्तान हमारा मसला है, हम उसको खुद टैकल करेंगे। समझ रहे हैं? और उन्होंने जरदारी साहब को बलूचिस्तान का ठेका दिया। आज जरदारी ने एक इंतहाई आदमी को जो बलूचिस्तान से है भी नहीं, नवाब शाह का है, अली हसन ब्रोई, उसको उसने अपना अपॉइंटमेंट रखा हुआ है पैसे कमाने के लिए। दूसरी तरफ इन जनरलों के जुल्म है, हमारे बच्चों के साथ इन्होंने ऐसी जुल्म किए हैं कि हम आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। यानी आप जब यहां तक चले जाते हैं, फिर आप तवक्को रखते हैं। देखिए, ये बच्चे आज हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमसे ये कहते हैं कि नहीं, आप जो है पुराने ख्यालात के लोग हैं। वो हमारे हाथ से भी निकल चुके हैं। और उनके, देखें, मैं 65 साल का हूं, जब मैं उन माओ बहनों को, अपनी लड़कियों को देखता हूं पाकिस्तान के रोडों के ऊपर चिल्लाती फिरते हुए, मेरा खून खौल जाता है। यहाँ वो तो वहीं बैठे हुए हैं, उनके रगों में बलोचों का खून है। वो आप जो कर रहे हैं, आपके जनरल, हम आपके सिविलियन को कुछ नहीं कहते हैं। आपके जनरलों ने पहले भी मुल्क तोड़ा था, ये मुल्क अगर दोबारा टूटेगा, ये आप ही के जनरल तोड़ेंगे, हमें कुछ ना कहें। आपने जैसे बताया कि आपके बच्चे लड़ना चाहते हैं अपने हक के लिए, आपको लगता है कि इस जंग का जो अंजाम होगा वो आपके हिस्से आएगा? देखिए, जंगों का अंजाम का मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। हिंदुस्तान ने जब आज़ादी की जंग लड़ी थी तो उसका क्या नतीजा निकला था, वियतनाम ने जब अमेरिका से आज़ादी की जंग लड़ी थी तो उसका क्या नतीजा निकला था। जिस जमीन पे, धरती पे जो जहाँ के लोग होते हैं, वो बाहर वालों को हमेशा ही शिकस्त देते हैं। ये तो तारीख का सबक है, ये तो मैं कोई नहीं कह रहा हूँ। ये जो पंजाब के मिलिट्री बूट है, उनको एहसास होना चाहिए कि उनका पंजाब की बॉर्डर कहाँ खत्म होता है और बलूचिस्तान, जिसका मतलब है कि बलोचों की सरजमीन, वो कहाँ शुरू होती है। उनको ये एहसास तक नहीं है, तो हम उनको कैसे एहसास दिलाएं? तो ये नौजवान, आप उनके घरों से उनको ले जाते हैं, रातों में आके घुस के उनको ले जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं भाई, कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? मुझे सवाल का कोई, आप अपने ही आइन को नहीं फॉलो करते हैं, अपने ही कोर्ट सिस्टम को नहीं फॉलो करते हैं, तो आप फिर दूसरों को क्यों कहते हैं कि वो आपके आइन और कोर्ट और इन सारे चीजों को फॉलो करें? ये जनरल आसिम मुनीर, मैं लौटूंगी, चर्चा बरकरार रहेगी, लेकिन उससे पहले एक बार ये बता देते अपने दर्शकों को कि बीएलए ने धमकियां क्या दी हैं। बीएलए की तरफ से ये कहा गया कि अगर हमारी बात नहीं सुनी तो जो भी 182 बंधक हैं, हम इन 182 बंधकों की हत्या कर देंगे। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। साथ ही दूसरी धमकी ये कि मांगे नहीं मानी तो हम बंधकों को गोली मार देंगे। साथ ही ये भी कहा गया है, तीसरी बात, कि पाकिस्तान सरकार सोच समझकर अपना फैसला ले, अगर हमारे खिलाफ ऑपरेशन चलाया तो इसका अंजाम भारी पड़ेगा, सैन्य कार्रवाई से कुछ भी हाथ नहीं आएगा, ये कहना है बीएलए के मिलिटेंट्स का। जमीर साहब, आप क्या कर रहे हैं आम नागरिकों को बचाने के लिए? कितनी चुनौतियां आपके सामने हैं वहां से नागरिकों को बचाने के लिए? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चुनौती है ये कि वहां पर जो मासूम लोग हैं उनको ढाल बनाया हुआ है, और उसके साथ साथ जो इतलात आ रही है वो ये आ रही है कि उसके अंदर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने क्योंकि खुद को जैकेट्स पहनी हुई हैं, तो लिहाजा उनके खिलाफ ऑपरेशन जो है ना वो बड़ा एहतियात के साथ किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ
मैं पहले एक बात का अहमद साहब को जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, बलूचिस्तान जी। से एक काफिला आया था महारंग बलोच की सरबराही में इस्लामाबाद में। तो जिस तरह महारंग बलोच के ऊपर शेलिंग की गई थी या उसके ऊपर पानी फेंका गया था, तो वो पानी हमने भी सहा था। हमने एक सिविल सोसाइटी के तौर पे उनको इस्लामाबाद में वेलकम भी किया था और उनके साथ मिलकर डंडे भी खाए थे जब उस वक्त की गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ ऑपरेशन किया था। देखिए, एक सिविल सोसाइटी का बंदा सिविल सोसाइटी के तौर पे रिएक्ट करेगा और हर वो प्रोटेस्ट जो पुरअमन होगी उसकी सपोर्ट करेगा, लेकिन मुसल्लह जद्दोजहद की सपोर्ट कभी भी नहीं की जा सकती। दूसरी बात यह कि बलूचिस्तान के हवाले से इन्होंने बाकी सारे लोगों का नाम लिया, लेकिन इनको चाहिए था कि सरफराज बुगटी का भी नाम लेते कि वो उस वक्त क्या कर रहे थे। देखिए, हम उस वक्त भी बलूचिस्तान में जब इस नवाब अकबर बुगटी को शहीद किया गया था तो हमने उसकी शदीद मज़म्मत की थी और उसकी शदीद मज़म्मत की थी कि हमने कहा था कि इससे बलूचिस्तान के मसाइल मजीद खराब होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जब इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो उसमें जो मुसल्लह जद्दोजहद और जो सिविल सोसाइटी की जानब से जद्दोजहद की जाती है उसमें बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। वहां पर फिर जो आम लोग अपने हुकूक की लड़ाई के लिए एहतजाज कर रहे होते हैं उनको दहशतगर्दों के साथ जोड़ दिया जाता है। जी। और दूसरी बात यह है कि आपको बिल्कुल जो शिकायत है वो आपको शिकायत है जनरल्स के साथ, आपको जनरल्स के साथ शिकायत बिल्कुल जायज है, लेकिन आपको किसी भी आम मजदूर को मारने का हक बिल्कुल नहीं है। कोई भी ऐसा मजदूर जो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए या अपने काम धंधे के लिए बलूचिस्तान की सरजमीन पे आता है, अपनी फैमिली के साथ या किसी तरफ जाता है, तो उसको आपको बिल्कुल देखना चाहिए। देखिए, एक दहशतगर्दी में और क्रांतिकारी जो जद्दोजहद होती है उसमें बिल्कुल वाज़ेह फर्क होता है। क्रांतिकारी जद्दोजहद जो होती है उसमें आप मासूम बेगुनाह लोगों को बंदी नहीं बनाते, आप लड़ते 1-to-1 फोर्सेस के साथ। और दूसरी बात यह कि देखिए, इस वक्त जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं वहां पर बलूचिस्तान में, तो उसमें तो एक चीज जो एज ए जर्नलिस्ट में समझ सकता हूँ वो बिल्कुल क्लियर है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन जो इस वक्त वहां पर बीएलए के लोग हैं उनसे मुज़ाकरात करने का तो बिल्कुल नहीं सोच रही, उनके खिलाफ ऑपरेशन ही किया जाएगा। अब उस ऑपरेशन का नतीजा क्या निकलता है ये तो अल्लाह को ही मालूम है, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है, क्योंकि मैं एज ए डिफेंस जर्नलिस्ट इस बात से वाकिफ हूँ कि फौज के अंदर जो सूरत हाल है वो क्या है, इसके अलावा जो सिविल साइड से बातचीत हो रही है वो क्या है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या सोच रही है। तो कल शहबाज शरीफ ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा था कि वो इनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे और इनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। तो अब इस बात का इंतजार है कि इस ऑपरेशन के नतीजे में वहां से क्या सूरत हाल निकल कर सामने आती है। लेकिन एक चीज एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं अंदाजा कर सकता हूं कि इसमें बातचीत का कोई इम्कान कहीं से मुझे नजर नहीं आ रहा, और न ही जो बीएलए के लीडरान की जानिब से जो जी। मुतालबा किया गया है उसको मानने के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ सोच रही है। जी, कोई शुक्रिया आप दोनों का ही इस तमाम जानकारी के लिए।